JK classes, Professor C.A. Suresh Tejwani, Special Contract, Unit 3, Revision of the Agency। हमें ऐसा लगता है एजेंसी में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। हिंदुस्तान लीवर है, ब्रिटानिया है, फोर्ड है, टाटा है, मारुति है, वो सब जो है वो एजेंसी है। उतना ही जरूरी नहीं है, हमारे सोशल, फैमिली, डोमेस्टिक लाइफ में भी एजेंसी होती है। हमने मायनों में भी देखा था, एजेंट उसने काम किया हुआ है। वाइफ अपने घर के लिए प्रोविजन स्टोर में गुड्स परचेस करने जाती है, वो भी एजेंसी माना जाएगा। वाइफ परचेस करके आई है, लेकिन पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रिंसिपल का ही है। एजेंसी वर्ड्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है, लेकिन सेक्शन 182 में एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइन किया हुआ है। एजेंट किसको बोलते हैं? पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट। किसी बंदे को आपने कुछ काम करने के लिए अपॉइंट किया हुआ है। रिप्रेजेंट टू अनदर, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे असेसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम भी असेसी के एजेंट ही है। कोई बंदे को कोई काम करने के लिए, दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, डीलिंग विद थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के साथ डील करने के लिए जो बंदा अपॉइंट हुआ है वह बंदा एजेंट माना जाएगा, वो पर्सन एजेंट माना जाएगा। और whose behalf, for whom he acts, मैंने आपको काम दिया हुआ है, आप मेरे बिहाफ कर रहे हो, तो on whose behalf, for whom, मैं प्रिंसिपल हूं, आप एजेंट हो। ये बेसिक डेफिनेशन हुई 182 की। यहाँ पे एजेंसी वर्ड बहुत कंप्रेहेंसिव है, वाइड है। कोई बंदा अपॉइंट किया जाता है, कोई बंदा जो अपॉइंट किया जाता है, तो जो अपॉइंट करने वाला बंदा है, प्रिंसिपल है, लेटर पर्सन है, वह रिस्पॉन्सिबल होगा। एजेंसी वर्ड है वो लैटिन मैक्सिम हमारा क्विड फेसिट पर एलियम पर से, यानी एनी एक्ट डन थ्रू द एजेंट इज ट्रीटेड एज डन बाय हिमसेल्फ। कोई भी काम दूसरे से करवाया है वो मैंने ही किया है ऐसा माना जाएगा, तो एजेंसी एप्लीकेबल होगी। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द एजेंसी। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द एजेंसी में सबसे पहले 182 से एग्रीमेंट होना चाहिए। कोई भी एग्रीमेंट की वजह से एजेंट प्रिंसिपल के नाम से काम करता है, हिज ओन, अपने नाम से अपने लिए काम नहीं कर सकता है। प्रिंसिपल एजेंट के बीच में एग्रीमेंट होने की वजह से एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ काम करता है, ओन अपना काम नहीं करता। सेक्शन 182। सेक्शन 185 एजेंसी में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड का जो एक्सेप्शन है उसमें एजेंसी दिया हुआ है। प्रिंसिपल ने एजेंट को काम दिया हुआ है, यह काम आपको इस सिटी में ये चीज बेचना है, 3 साल तक और किसी को नहीं दूंगा। नया नया था, नया फ्रेंचाइजी था, कुछ कंसिडरेशन नहीं था, तभी भी 2 साल के बाद नाम अच्छा हो गया है, तो दूसरे बंदे को प्रिंसिपल एजेंसी देना चाहता है तो दे नहीं सकता है विदाउट कंसिडरेशन प्लस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। 183 में हु एम्प्लॉय द एजेंट, एजेंट कौन अपॉइंट कर सकता है? एजेंट है, उसको अपॉइंट करने के लिए प्रिंसिपल साउंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, यानी कैपेसिटी टू एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट, वह एजेंट प्रिंसिपल के कैरेक्टरिस्टिक्स है। हु कैन टू बी अपॉइंटेड एज एम्प्लॉय, किसको आप एजेंट अपॉइंट कर सकते हो? एजेंट माइनर भी चलता है, अनसाउंड माइंड भी चलता है, लेकिन जब एजेंट नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है तो इस पर 184 एजेंट थर्ड पार्टी के लिए लायबल तो वैसे भी नहीं है, लेकिन इन कैपेसिटी की वजह से वो प्रिंसिपल के लिए भी लायबल नहीं होगा। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ द एजेंसी, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी है, टेस्ट ऑफ एजेंसी है। टेस्ट ऑफ एजेंसी आप इंट्रोडक्शन में लर्न करना है आपको। जब कोई भी रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप को 2 क्वेश्चन पूछने हैं, वो 2 क्वेश्चन का आंसर यस आएगा तो एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट ऐसा माना जाएगा। फर्स्ट पर्सन, एनी पर्सन हैज ए कैपेसिटी टू बाइंड टू अदर, एनी पर्सन मेक आंसरेबल टू अदर, एंड सेकंड वेदर देयर इज ए क्रिएशन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों का आंसर यस है। कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ एजेंट ने, लेकिन प्राइवेसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड प्रिंसिपल है, तो प्राइवेसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी है और प्रिंसिपल बाइंड और आंसरेबल भी है, तो ऐसी सिचुएशन में एजेंसी रिलेशनशिप ऐसा माना जाएगा।
हम मोड ऑफ एजेंसी कर रहे थे। सबसे पहले मोड ऑफ एजेंसी में एक्सप्रेस एजेंसी, मैंने बोला है आप जाके ये काम करके आओ, तो एक्सप्रेस एजेंसी है। कलकत्ता में बंदा बैठा है, उसने बोला है मुंबई में मेरा मकान है, उसका आपको संभालना है, आप केयर टेकर है। एग्रीमेंट कर दिया है, बोल दिया है, एग्रीमेंट कर दिया है, बोल दिया है, तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा, एजेंसी राइट होगी सेक्शन 186। इंप्लाइड है 187। बोला नहीं है, आप किसी की दुकान चलाते हो, आपके ओनर से अकाउंट में से पेमेंट भी करते हो, ओनर ने कभी रिफ्यूज नहीं किया है, मना नहीं बोला है, तो उसका मतलब ओनर ने आपको अथॉरिटी इंप्लाइडली दिया हुआ है, ओनर एंड आपके बीच में इंप्लाइड एजेंसी एस्टैब्लिश हो रही है। 187 के बाद है 237 बाय एस्टोपल। हम जो पार्टनरशिप में होल्डिंग आउट एस्टोपल कंडक्ट लर्न करते थे वही यहाँ पे है। एस्टोपल यानी रियल में वो एजेंट है नहीं, सब लोग उसको एजेंट मान रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उसके 5 पॉइंट्स है। सबसे पहले प्रिंसिपल ने कुछ एक रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेकंड पॉइंट है वो रिप्रेजेंट एक्सप्रेस है और इंप्लाइड है। थर्ड पॉइंट है उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तभी प्रिंसिपल बोल रहा है उसके पास अथॉरिटी है। फोर्थ पॉइंट है गांव के लोग थर्ड पार्टी उस पे इंड्यूस हुए हैं, वो जो रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल का था उसको सही मान रहे हैं, और फिफ्थ पॉइंट उसमें रिलाय होके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं। तो रियल में जो एजेंट नहीं है उसको भी एजेंट माना जाएगा। पार्टनरशिप में टीवी वाला जो एग्जांपल था, टीवी सप्लाई आता है, मैनेजर को पार्टनर है वो बताया जाता है, मैनेजर रिफ्यूज नहीं करता है, तो टीवी सप्लायर के लिए मैनेजर भी होल्डिंग आउट लायबल होगा। उसी तरीके से यहाँ पे एजेंट को एजेंट बताया था, वो एजेंट था नहीं, इसीलिए यहाँ पे उसने अपोज नहीं किया है, तो एजेंट बाय एस्टोपल माना जाएगा। उसके काम के लिए भी प्रिंसिपल लायबल होगा। 237 के बाद नेसेसिटी है। नेसेसिटी में सेक्शन नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हुई है, आपको किसी का फार्म हाउस संभालने दिया गया था और उस फार्म हाउस में फायर हुआ, तो फायर में से उसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए आप जो डिसीजन लेंगे, जो एक्सप्रेस करेंगे, वो सब आप ओनर के पास से, प्रिंसिपल के पास से ले सकते हो। नेसेसिटी के बाद है रेटिफिकेशन 196 to 200। व्हाट इज रेटिफिकेशन? जब आप बियॉन्ड अथॉरिटी स्कोप के बाहर जाके काम करते हो और आपको मैं अलाउ करता हूं तो मैंने रेटिफाई किया ऐसा माना जाएगा। बहुत लंबा लेक्चर लोगों का चल रहा था, मैंने जय को बोला सभी के लिए समोसा लेके आ, वो समोसा और स्प्राइट दोनों लेके आया, और मैंने बोला कोई बात नहीं मैं पेमेंट कर दूंगा, तो वो 196 में रेटिफिकेशन माना जाएगा। 196 में रेटिफिकेशन है। 197 में रेटिफिकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है ना, वो पहले से दे देनी है। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला है ये गुड्स परचेस करके आना है, एजेंट ने मार्केट रेट से परचेस करना था, अपना गुड्स हायर रेट से दिया, लेकिन प्रिंसिपल को बताया नहीं, तो प्रिंसिपल को जब मालूम पड़ेगा तब कैंसिल कर सकता है। 98 में रेटिफिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। आप गुड्स परचेस करके आए, मेरे बिहाफ करके आए, मैंने आपको बोला नहीं था, लेकिन मैंने आपका वो गुड्स बेच दिया, उसका मतलब आपने मेरे बिहाफ गुड्स परचेस किया है, वो मुझे एक्सेप्टेबल है, वो इंप्लाइड है। हम मजाक में जब बोलते हैं तब जय जब पापा को पूछे बिना जया को लेके आता है, और जब जमन भाई उसको आशीर्वाद देते हैं धन्य गृहस्थाश्रम, तो वो एक्सप्रेसली रेटिफाई है। दूसरे रूम में चले जाते हैं, घर में आने देते हैं, वो इम्प्लाइडली रेटिफाई है। इसीलिए 96, 7, 8 एंड 99 अनऑथराइज एक्ट आप कर रहे हो, अनऑथराइज एक्ट है वो पार्टली आप अनऑथराइज है। तो हमारे पास प्रिंसिपल के पास दो ही सिचुएशन है, पूरा एक्सेप्ट करो या पूरा रिजेक्ट करो। हमारे बेनिफिट का है उतना एक्सेप्ट, बाकी का रिजेक्ट, ऐसा नहीं कर सकते। 199 है। 200 कोई भी काम पहले आपने मुझे पूछे बिना किया है, अनऑथराइज एक्ट किया है, मैं रेटिफाई करूंगा, उसकी वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान होने वाला है, इंजरी होने वाली है, तो ऐसा एक्ट मैं रेटिफाई नहीं कर सकता। मैंने मेरा मकान आपको रेंट पे दिया था और बोला था 3 महीने की नोटिस पीरियड देके कभी भी आपको खाली करवा सकता हूं, मेरे बिहाफ साहिल ने आपको नोटिस दे दिया, तो मैं साहिल की नोटिस रेटिफाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसकी वजह से आपको इंजरी हो रही है, मैं नया नोटिस दे सकता हूं। ये बात हुई सेक्शन 200 तक। उसके बाद रेटिफिकेशन में 3 पॉइंट है, कोई सेक्शन नहीं दिया है। रेटिफिकेशन विद इन रिजनेबल टाइम होना चाहिए, रेटिफिकेशन है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, और वैलिड एक्ट का रेटिफिकेशन हो सकता है। स्प्राइट परचेस करके जय आया वो रेटिफाई हो सकता है,
जय किसी को मार के आएगा तो वो इलीगल एक्ट है, वो रेटिफाई नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको रेटिफिकेशन के बाद एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी का कंसेप्ट दिया हुआ है। अथॉरिटी यानी क्या, वॉट एवर गिवन स्कोप टू यू अकॉर्डिंगली यू आर वर्किंग, जो आपको काम दिया हुआ है उसके अंदर रह करके आप काम कर रहे हो, तो आपका स्कोप ऑफ अथॉरिटी पे काम करते हो, उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है। कोई भी जगह पे अथॉरिटी डिसाइड कैसे की जाती है, तो नेचर ऑफ बिजनेस को आधार लेके आपकी अथॉरिटी डिसाइड कर सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस के कनेक्टेड एक्ट सोच के डिसाइड कर सकते हैं, और कस्टम यूसेज से भी की आपकी अथॉरिटी डिसाइड की जाती है। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है, लास्ट मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज लिखना, लोन लेना, वो आपका अथॉरिटी में आ सकता है। सॉलिसिटर है तो आपको परमिशन लेना पड़ता है, वो आपने एक्सप्रेस इम्पैक्ट अथॉरिटी इन पार्टनरशिप लर्न किया हुआ है। आपके पास अथॉरिटी कौन से काम की हो सकती है, लॉफुल एक्ट फॉर द बिजनेस, एनी एक्ट जस्टिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, एंड इन इमरजेंसी प्रोटेक्टिंग टू द प्रिंसिपल ऑर्डिनरी प्रूडेंस यूज करके आपने काम किया है, तो आपने अथॉरिटी में काम किया है ऐसा माना जाए। यहाँ पे आपको दो सेक्शन दिया हुआ है, 188 एंड 189। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आपकी अथॉरिटी कितना है एंड इमरजेंसी में आपकी अथॉरिटी कितनी है। 188 में नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एग्जांपल दिया हुआ है रिकवरी का। मैंने आपको बोला था लोन रिकवरी और मेरे डेटर्स की रिकवरी आप करने जाते हो, तो रिकवरी का काम मैंने आपको दिया है, वो लॉफुल बिजनेस है तो उसके कनेक्टेड काम है, उसका रिकवरी का स्यू करना वो भी आप कर सकते हो, वो नॉर्मल अथॉरिटी में कवर हो जाएगा। इमरजेंसी में नेसेसिटी अराइज हुए, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अराइज हुई है और फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इमरजेंसी में प्रिंसिपल को आपने पूछा नहीं है, प्रिंसिपल ने बोला नहीं है, तभी भी आपने जो काम किया है वो आपके काम के लिए प्रिंसिपल लायबल है, एजेंट लायबल नहीं है। उसके आपको पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, अवेलेबल टाइम में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि आप अपने प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करो। आप सीप लेके जा रहे हो और सीप में इन बिटवीन सी के अंदर फ्यूल कम हो गया, आप नो कवरेज एरिया में है, आप बॉस को पूछ नहीं सकते हैं कि पास वाले सीप में से डबल प्राइस से फ्यूल परचेस करूं या नहीं। अवेलेबल टाइम में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है आपको पूछने की, वो आपको फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है। आप जो काम कर रहे हो वो अपने प्रिंसिपल को बोनाफाइड पर्पस से बचाने के लिए ही आप वह काम कर रहे हो। आपका काम है वो रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल, आपको जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन में आपको करना पड़ेगा। वह गुड्स आपके पास ही, आपके ही पोजीशन में पड़ा हुआ है, तो आपकी ड्यूटी है तो आपको ही संभालना पड़ेगा। इसीलिए इमरजेंसी में कटक वाला एग्जाम्पल दिया है, गुड्स आपको कटक लेके जाना था, कलकत्ता गुड्स पहुंचा, आपको मालूम पड़ा ये स्पॉइल हो जाने वाला है, वो सामने वाले तक पहुंचने वाला ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कटक में ही वह गुड्स बेच सकते हैं। 188 189 के बाद इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है। इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश में आपको सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने आपको काम दिया हुआ है, आप दूसरे बंदे को दे देते हो, वो सब एजेंट हुआ। मैंने आपको काम दिया है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, आप मुझे पूछ के दूसरे बंदे को दे रहे हो, तो सब्स्टिट्यूट एजेंट है। हाई कोर्ट में कोई रिट पिटीशन अप्लाई करना है, एटीजी का कोई रिट पिटीशन अप्लाई करना है, ऐसी सिचुएशन हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एपीए नहीं हो सकते हैं, हम पार्टी को पूछ के अहमदाबाद के कोई एलएलबी को वो काम दे देते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट एजेंट है। मैंने जय को बोला था समोसा लेके आ, लेकिन जय के पास नीचे गया, गाड़ी में पंचर था, साहिल वहां खड़ा था, साहिल को बोला तू समोसा लेके आ, मुझे पूछा नहीं, बताया नहीं, मालूम नहीं था, तो वो सब एजेंट हो गए। सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट हम पहले सेक्शन वाइज समझेंगे, बाद में डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले सेक्शन है 190, डेलीगेटर्स प्रोटेस्ट नॉन डेलीगेट। आपको दी गई अथॉरिटी वो अपनी अथॉरिटी है ही नहीं, आप ही दूसरी की अथॉरिटी पे जी रहे हो, तो वो अथॉरिटी आप दूसरे को नहीं दे सकते, वो सेक्शन 190। 191 में ऊपर आपको सब एजेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है। ए ने बी को अपॉइंट किया है, पर्सन हु इज अपॉइंटेड एम्प्लॉयड again appoint to another person for same act without knowledge, without authority of the principal, he will be treated as a sub agent। लेकिन कई बार सब एजेंट में भी, सब एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल लायबल हो सकता है, उसका सेक्शन है 192, प्रॉपर्ली अपॉइंटेड सब एजेंट।
प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट में पहले से मैंने बोल दिया था आपसे ये काम नहीं हो सकता है तो आप दूसरे को दे सकते हो, एक्सप्रेसली रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल। दूसरे को ने मैंने आपको बोला नहीं था, आप दूसरे को काम दे रहे थे, मैं देख रहा था, मैं मना नहीं बोल रहा हूं, उसका मतलब मुझे एक्सेप्टेबल है, तो वो प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट माना जाए। कस्टम यूसेज ऐसा है कि काम दूसरे को आप दे ही सकते हो। एडमिन मिनिस्टरियल वर्क है, कोई स्किल की जरूरत नहीं है, तो भी आप दूसरे को दे ही सकते हैं। इमरजेंसी अराइज हुई है तो भी आप दूसरे को काम दे ही सकते हो, वो प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सब एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं है। 192 में प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट है तो सब एजेंट के काम के लिए भी प्रिंसिपल लायबल हो सकता है। 193 नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट, पूछे बिना आपने दूसरे को काम दे दिया। थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल लायबल, प्रिंसिपल के लिए एजेंट लायबल, एजेंट के लिए सब एजेंट लायबल। उसके बाद आ रहा है सब्स्टिट्यूट एजेंट। सब्स्टिट्यूट एजेंट में सेक्शन 194 195 एक्सप्लेन किया हुआ है। विद द नॉलेज विद द अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट अपॉइंट टू अनदर पर्सन विल बी ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूट एजेंट। बट जब एजेंट सब्स्टिट्यूट एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, अपना ऑर्डिनरी प्रूडेंस अपना दिमाग चला के नहीं कर रहा है, ऑन केस की तरह नहीं कर रहा है, इम्प्रॉपर यानी कि जो एलिजिबल नहीं था, कैपेबल नहीं था, ऐसे बंदे को काम दिया गया है, तो उसके लिए ऐसा बंदा, ऐसा सब्स्टिट्यूट एजेंट अपॉइंट करने का जो डैमेजेस है वो एजेंट प्रिंसिपल को पे करेगा। ऑर्डिनरी प्रूडेंस यूज करके सब्स्टिट्यूट एजेंट अपॉइंट करना है। उसके बाद आपको डिफरेंस दिया हुआ है सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट। सबसे पहले सब एजेंट में कंट्रोल डायरेक्शन प्रिंसिपल का होता है, सॉरी सब एजेंट में कंट्रोल डायरेक्शन एजेंट का होता है, और सब्स्टिट्यूट एजेंट में कंट्रोल डायरेक्शन है वो प्रिंसिपल का होता है। सेकंड पॉइंट है डेलीगेशन। एजेंट सब एजेंट को डेलीगेट कर रहा है। सब्स्टिट्यूट एजेंट में नया एजेंट ही अपॉइंट किया जाता है, डेलीगेशन नहीं है, दूसरे को वो काम नहीं दे रहे हो आप। सब एजेंट में प्राइवेसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट नहीं है, बीच में एजेंट रहेगा। सब्स्टिट्यूट एजेंट में नया एजेंट, सब्स्टिट्यूट एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच में प्राइवेसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। सब एजेंट सॉरी सब्स्टिट्यूट एजेंट के काम के लिए भी प्रिंसिपल लायबल है। सब एजेंट की लायबिलिटी अगेंस्ट द एजेंट है, सब्स्टिट्यूट एजेंट की लायबिलिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल है। एजेंट की लायबिलिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल है, लेकिन सब्स्टिट्यूट एजेंट में एजेंट का कोई लायबिलिटी नहीं है। रेम्यूनरेशन सब एजेंट में सब एजेंट एजेंट से, एजेंट प्रिंसिपल से मांगेगा, स्यू करेगा। सब्स्टिट्यूट एजेंट में रेम्यूनरेशन सब्स्टिट्यूट एजेंट डायरेक्ट प्रिंसिपल के स्यू कर सकता है। प्रॉपरली अपॉइंटेड नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड का कंसेप्ट सब एजेंट में है, सब्स्टिट्यूट एजेंट में नहीं है। गलत आदमी सिलेक्ट किया तो डैमेजेस सब्स्टिट्यूट एजेंट में पे करेगा, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं है। सब एजेंट में सब एजेंसी अराइज होता है, ए ने बी को काम दिया, बी ने सी को दिया। सब्स्टिट्यूट एजेंट में ए ने बी को दिया, बी बीच में से निकल गया और सी को दिया, इसलिए सब एजेंसी अराइज नहीं हो रही है। यहां पे हमने 190 टू 195 सेक्शन देखा है सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट में। 196 टू 200 वो हमने आगे रेटिफिकेशन में देखा। सब एजेंट सब्स्टिट्यूट एजेंट के बाद ड्यूटीज ऑफ द एजेंट। ड्यूटीज ऑफ द एजेंट में आपको स्टडी मटेरियल में जो फर्स्ट दिया हुआ है, एग्जीक्यूट द मैंडेट। आपको जो बोला है वो कंपल्सरी वैसे आपको करना है, वरना आप रिस्पॉन्सिबल है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो रही है। पन्नालाल जानकीदास वर्सेस मोहनलाल का केस स्टडी दिया हुआ है। जब प्रिंसिपल ने स्ट्रोक दिया तब बोला था अपने गोडाउन में रख, लेकिन उसका आपको इंश्योरेंस ले लेना है, ले पेमेंट। प्रिंसिपल ने पेमेंट भी कर दिया, एजेंट ने इंश्योरेंस नहीं लिया और डैमेजेस डिस्ट्रॉय हो गया गुड्स। तो मुंबई का जो मुंबई हार्बर में जो डैमेजेस डिक्लेयर हुए वो डैमेजेस डिडक्ट करने के बाद जितना स्टॉक का वैल्यू था
क्योंकि वहां पे कंपेंसेशन डिक्लेयर हुआ था। तो जितना रिमेनिंग अमाउंट है, जितना लॉस है, उतना एजेंट प्रिंसिपल को पे करेगा। बॉम्बे हार्बर का एक स्टडी है। उसके बाद है 211। आपको जो इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन दिया है ना, अकॉर्डिंगली काम करना है। 211 में बोला था कि आपके पास कभी भी एक्सेस फंड 10,000 से ज्यादा है ना, तो एफडी में रख दो, स्विच ओवर कर दो एचडीएफसी में। आपने नहीं किया। जितने दिन आइडल फंड पड़ा था, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, उसका इंटरेस्ट प्रिंसिपल एजेंट से ले सकता है। 211 इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन से मुताबिक आपको काम करना है। 212 स्किल, ऑर्डिनरी स्किल, प्रूडेंस यूज करके काम करना है एजेंट को, कॉमन सेंस यूज करना है। मैंने बोला था मेरी कार बेच दो, आपने मेरी कार बेच दी, लेकिन वो बंदा है, वो उसकी क्रेडिटेबिलिटी, मार्केट रेपुटेशन पेमेंट कर पाएगा या नहीं, वो कुछ देखा ही नहीं, तो आप रिस्पॉन्सिबल है, मुझे कार का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। वो है 212। 214 कम्युनिकेटिव, एजेंट को जो काम दिया गया था, वह काम में कुछ भी डिफिकल्टी आएगी तो प्रिंसिपल को बताएगा, तो प्रिंसिपल उसको रास्ता बताएगा। 214। 215 एंड 6 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अभी आपको मैनेजर हो बैंक के, आपको कोई टेंडर पास करना है, तो पर्सनल बेनिफिट देखना है या बैंक का, तो बैंक का ही देखना है। कई ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिस ट्रांजैक्शन में एजेंट का अपना हित भी दिखता है। प्रिंसिपल ने बोला था जा तो ये चीज बेच के आ, लैंड है, वो प्रिंसिपल ने बोला था एजेंट को तो बेच दे, एजेंट ने अपने आप परचेस कर लिया, उसमें माइनिंग था, वो प्रिंसिपल को बताया नहीं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 215, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में पर्सनल बेनिफिट एजेंट लेता है तो कैंसल रिवोक कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रिंसिपल कर सकता है, दैट इज 216। एजेंट सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है, कोई सेक्शन नहीं है। आगे हमने देखा था वही पॉइंट है, एजेंट है अपना ऑथोरिटी किसी को डेलीगेट नहीं करता है, सेक्शन 190 है। आगे 213 इसी क्वेश्चन में लेफ्ट जो नहीं लिखा था उसके लिए 12 के बाद 14 लिखा था, 13 यहाँ पे आ रहा है। प्रॉपर बुक्स डॉक्यूमेंट है वो एजेंट प्रिंसिपल को विथ वाउचर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ड्यूटी है। 218 यहां पे आपको ड्यूटी में दिया है, 217 आगे आपको राइट्स में फर्स्ट में देंगे। ड्यूटी में बोला है जो सम आपको प्रिंसिपल के बिहाफ मिला है, मेरी कार मैंने आपको दिया, आपने कार बेचा, कार का जो सेल प्रोसीड्स है वो मुझे आपको दे देना है, 218 में बोलता है। और आपके पास जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो नॉट टू यूज, प्रिंसिपल की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एजेंट यूज नहीं कर सकता है। उसके बाद है यहां पे हमने देखा ड्यूटीज ऑफ द एजेंट, अभी राइट्स ऑफ द एजेंट। राइट्स ऑफ एजेंट में 217 जो 218 के साथ कनेक्टेड है, 217 में ऐसा बोल रहे हैं एडवांस मनी एजेंट ने दिया है, एजेंट ने एक्सपेंस इनकर किया है, एजेंट का लीगल रेम्यूनरेशन है, वो सब डिडक्ट करना वो उसका राइट है और रिमेनिंग अमाउंट पे करना वो उसका ड्यूटी है। डिडक्ट कर सकते हो 217 में, इसीलिए राइट में, पेमेंट करना है वो 218 में, इसीलिए ड्यूटी है। उसके बाद 219 एंड 220 रेम्यूनरेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया है उतना रेम्यूनरेशन एजेंट प्रिंसिपल के पास से ले सकता है। डिसाइड नहीं किया है तो ट्रेडिशन कस्टम यूसेज लाइक पार्टनरशिप। 220 स्पेसिफिक बोला है, लेकिन आपको जो काम दिया है उसमें आपने मिसकंडक्ट किया, आप गिल्टी हो, तो क्या मैं रेम्यूनरेशन दूंगा? या जितना पोर्शन मिसकंडक्ट है ना उतने पोर्शन का रेम्यूनरेशन देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था दो गाड़ी बेचती है, एक 1 लाख में और दूसरी 2 लाख में। आपने 1 लाख वाली गाड़ी सही तरह में बेची, 2 लाख वाली 190 में बेची, तो 1 लाख का कमीशन मैं पे करूंगा। मिसकंडक्ट, गिल्टी, अनऑथराइज्ड काम जो किया है उसका कमीशन पे नहीं करूंगा, वो 220 है। 221 में पर्टिकुलर लियन इंडेमनिटी में भी आया था, सौगात में भी आया था। पर्टिकुलर लियन यानी जो चीज के पैसे बाकी है वह चीज जब तक पैसे नहीं आते तब तक आप रख सकते हो। गैरेज वाले को रिपेयरिंग नहीं देंगे, उसके मनी नहीं देंगे तो गाड़ी रख देगा, पर्टिकुलर लियन। उसी तरीके से यहां पे एजेंट के पास लॉफुल डेब्ट है, उसने जो सर्विस रेंडर की है, उसने जो गुड्स डिस्पर्स किया है उसका कमीशन लेने का बाकी है, लॉफुल डेब्ट है। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एजेंसी
कोई भी प्रॉपर्टी प्रिंसिपल के एजेंट के पास पड़ी है, अब आप यहां से इक्को लेके द्वारका तक जाते हो और पिपरमेंट और चॉकलेट और वो जो एजेंसी है उसका गुड सप्लाई करते हो, आपको कमीशन नहीं मिला है तो आप वह इक्को वापस नहीं देंगे ड्यू टू पर्टिकुलर लियन, लॉफुल डेब्ट है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो थर्ड पॉइंट में पर्टिकुलर लियन यूज कर सकते हो। कब पर्टिकुलर लियन यूज नहीं कर सकते? जब आपने एक्सप्रेसली बोल दिया इक्को में घर के पास मत रखो, कोई चुरा के ले जाएगा, चल भाई तू रख, नहीं चाहिए। आपने पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी दे दिया है, एक्सप्रेसली इंप्लाइडली बोल दिया है और कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिख दिया था कि आप प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, तो पर्टिकुलर लियन आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये सेक्शन थी 221। अभी राइट टू इंडेमनिफाई 22, 23, 24। 222 में आपको बोला है लॉफुल एक्ट जो आप करते हो, लॉफुल एक्ट करने में कुछ भी नुकसान एजेंट को जाएगी तो प्रिंसिपल पे करेगा। एग्जांपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल एजेंट ने को बोला, ए ने को बी को बोला तुझे सर्टेन मर्चेंडाइज गुड्स में दे दूंगा, ए ने बी को बोला गुड्स में आपको दे दूंगा, वह गुड्स आपने अभी से और किसी को बेच के नेगोशिएशन करके प्राइस डिटरमाइन कर दी, बाद में मैंने प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स नहीं दिया तो गांव वाला थर्ड पार्टी आप पे स्यू करेगा, तो वो स्यू मुझे आपको पे करना है, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। 223 में गुड फेथ, जो लॉफुल काम करने का था उसको गुड फेथ में आपने काम किया और कुछ आपको नुकसान हो गया, तो आप सही तरीके से गाड़ी चलाते थे, सामने वाला गाड़ी आपको सामने वाले अपनी मिस्टेक के लिए आपसे एक्सीडेंट हुआ म्युनिसिपल बिल पे, लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग करोगे पेनल्टी पे करना पड़ेगा, विदाउट लाइसेंस जाओगे, रॉन्ग साइड में जाओगे, तो वो प्रिंसिपल पे नहीं करेगा। गुड फेथ में सही तरीके से काम किया है तो ही प्रिंसिपल पे करेगा, पेनल्टी नहीं करेगा। 23 224 में प्रिंसिपल बोलते हैं चल उसको मार, मैं बैठा हूं, कुछ भी सरकमस्टेंस आएगा मैं पे कर दूंगा, वो बोला भी था तो क्या पे करना जरूरी है? नो। क्रिमिनल एक्ट एजेंट करके आता है तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होता है, वो है सेक्शन 224। 225 में कुछ भी निग्लिजेंसी प्रिंसिपल करता है उसकी वजह से एजेंट को कोई नुकसान होता है तो प्रिंसिपल एजेंट को पे करेगा। ब्रिक लेयर अरेंज करने के लिए नया मकान चल रहा था, एलिवेशन में ब्रिक रखना था, पोस्ट अरेंज करना था, उसके लिए स्कैफोल्डिंग, उसके लिए जो सीढ़ी बनाई जाती है वो निग्लिजेंसी करके प्रिंसिपल ने प्रॉपर्ली बांधा नहीं था, एजेंट जो मजदूर था वो काम करने के लिए चढ़ा और गिरा, तो वह एजेंट को 225 में पेमेंट करना पड़ेगा प्रिंसिपल को। अभी के जो टॉपिक है वो एजेंसी में बहुत टफ लगते हैं, आपको 2, 3, 4 बार सुनना पड़ेगा। सबसे पहले है लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी एंड राइट ऑफ थर्ड पार्टी। वैसे लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी में 2 पॉइंट है, कब प्रिंसिपल लायबल कब एजेंट लायबल, लेकिन जो प्रिंसिपल एजेंट की लायबिलिटी है वही तो थर्ड पार्टी का राइट्स होगा, तभी भी वो डिफरेंट वे से समझना है। सबसे पहला पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल टू द थर्ड पार्टी। आपको नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मालूम है एजेंट के हर एक काम के लिए प्रिंसिपल लायबल है। 226 में ऐसा बोला है स्कोप के अंदर रहकर के एजेंट काम करेगा तो प्रिंसिपल ही लायबल है। 227 ने बोला है लेकिन वो स्कोप के बाहर एक्सीड्स द अथॉरिटी जाएगा तो सेपरेबल है, तो जितना सेपरेट हो सकता है विद इन द अथॉरिटी है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है। यहाँ पे 227 दिया, आगे 228 देंगे, वो बाद में देखेंगे, लेकिन रेटिफाई कर दिया तो पूरे काम के लिए भी प्रिंसिपल लायबल हो सकता है। 229 में एजेंट को नोटिस दिया, वो प्रिंसिपल को नोटिस दिए बराबर है। आप जब मेडिक्लेम लेते हो तो हॉस्पिटलाइज होते हो तो आप अपने इंश्योरेंस एजेंट को इन्फॉर्म कर देते हो, उसका मतलब आपने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया है, वो सेक्शन 229 है। 230 नीचे अगेन एजेंट लायबल में आएगा। 238 ऑथोराइज्ड एक्ट के अंदर आपने कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन किया हुआ है तो आपका प्रिंसिपल लायबल हो। मैंने बोला था ये कार बेचो, उसके 2 लाख किलोमीटर चले थे, आपने मीटर चेंज करके एक जीरो निकाल दिया तो मैं लायबल हूंगा।
238 के बाद 237 कोई भी काम एजेंट ने किया है, लेकिन बाद में बाय कंडक्ट और बाय वर्ड प्रिंसिपल ने रेटिफाई कर दिया है, एस्टोपल है ये कंसेप्ट, एस्टोपल का पॉइंट है, तो प्रिंसिपल ही लायबल होगा। आप गुड्स मेरे भी आप परचेस करके आए, मैंने हाँ नहीं बोला, लेकिन वो गुड्स आपको बेच दिया मैंने, तो वहां पे प्रिंसिपल ही लायबल होगा। इनकॉम्पिटेंट एजेंट है तो प्रिंसिपल ही लायबल होगा। इमरजेंसी अराइज हुई है, इसीलिए आपने पूछे बिना काम किया है, मेरे लिए किया है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस यूज करके प्रोटेक्ट टू द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ही लायबल होगा। ये प्रिंसिपल की लायबिलिटी अगेंस्ट द थर्ड पर्सन है। उसके बाद है एजेंट की लायबिलिटी अगेंस्ट द थर्ड पर्सन। आगे आपको 227 दिया था कि 227 में एक्सीड ऑथोरिटी है, सेपेबल है, तो जितना ऑथोरिटी के अंदर है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल। यहाँ पे 228 में बोला है उससे एक्सीड है, सेपरेट नहीं हो सकता है, तो एजेंट लायबल, वो 228 नीचे दिया है। 230 में 2 पॉइंट दिए हैं, फॉरेन प्रिंसिपल है, फॉरेन एम्बेसडर्स है, तो उसके लिए कोई भी काम कर रहा है तो फॉरेनर लायबल नहीं होगा, यहाँ का जो एजेंट है ना वही पर्सनली लायबल होगा। 235 में प्रिटेंडेड एजेंट है नहीं, लेकिन घूमता फिरता है कि मैं तो एजेंट हूं। एमएलए एमपी के पीए बोलते हैं ना, होते नहीं है तभी मैं तो उसका पीए हूं। उसी तरीके से थर्ड पार्टी प्रिंसिपल के नाम से अट्रैक्ट होके कॉन्ट्रैक्ट में आई है, तो थर्ड पार्टी एजेंट एंड प्रिंसिपल दोनों पे स्यू कर सकती है, एंड प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को कुछ भी पे करेगा तो एजेंट के पास से कलेक्ट करेगा। 235 236 में आप एजेंट नहीं थे, तभी भी आपने एजेंट बता के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं, तो आप पेमेंट के लिए लायबल है, लेकिन सामने वाला परफॉर्म नहीं करेगा तो आप उस पे एक्शन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म उस पे नहीं कर सकते। 238 राइट में भी प्रिंसिपल की ड्यूटी में भी है, एजेंट की ड्यूटी में भी है। ऑथोराइज एक्ट के लिए रिप्रेजेंट किया है, कुछ ऐसा एक्ट किया है तो प्रिंसिपल आएगा। अनऑथोराइज एक्ट, आप डेटर्स के पास कलेक्शन करने गए थे और कुछ ऑथोराइज एक्ट में आपने मिस्टेक किया है तो प्रिंसिपल आएगा। लेकिन आप पान खाने बजरंग पान में गए थे और कुछ मिस्टेक करके आए तो उसके लिए आप पर्सनली एजेंट लायबल है, प्रिंसिपल लायबल नहीं है। कौन से सर्कमस्टेंसेस में प्रिंसिपल लायबल, कौन से सर्कमस्टेंसेस में एजेंट लायबल, वो एक्सप्लेनेशन के बाद राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी में सेक्शन 231, 2, 3 एंड 4 चार सेक्शन अप्लाई की हुई है। कई बार अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल के नाम से भी ये कंसेप्ट पूछा जाता है। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल यानी एजेंट थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, रियल में ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स एंटर हो रहा है, लेकिन बता नहीं रहा है कि मैं किसके बिहाफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं किसी को मेरी ऑफिस में से आर्टिकल को डिपार्टमेंट में बेचता हूं, बोलता हूं मेरा कार्ड लेके जा और मेरा कार्ड उसको बताना मैं यहीं से आ रहा हूं। वो बंदा बोल नहीं रहा है कि मैं तेजवानी सर के वहां से आ रहा हूं, तो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल में जब वैसे तो एजेंट ही लायबल है, लेकिन मालूम पड़ेगा तो थर्ड पार्टी दोनों पे स्यू कर सकती है। लेकिन थर्ड पार्टी को मालूम पड़ेगा कि इसके बिहाफ भी आया हुआ है, ऑफिसर को मालूम पड़ेगा तेजवानी सर से वहां आया है, तेजवानी सर से रिलेशन अच्छे नहीं है, चलो निकालो बाहर उनको, तो रिफ्यूज भी थर्ड पार्टी कर सकती है। ऐसा कहीं कभी है नहीं, लेकिन प्रिंसिपल का नाम सुनते ही थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज भी कर सकती है। 231 232 में एजेंट ने प्रिंसिपल का नाम बताए बिना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ। ए है वो एजेंट है, बी से ए है वो 50,000 रुपया बी को उसको पे करना है। ए एजेंट है, बी को 50,000 पे करने के हैं, पर्सनल कैपेसिटी से पे करने हैं। ए ने सी का गुड्स पड़ा था 1 लाख का, वो बी को बेच दिया, बताया नहीं कि वो सी का गुड्स है। बी तो ऐसे ही समझता है ए का गुड्स है। सी जाएगा बी के पास, चल भाई 1 लाख दे, बोलता क्यों भाई, नहीं ए से गुड्स परचेस किया, वो तो ए से क्या, तू क्यों आया है, बोलेगा वो मेरा एजेंट है, चल 50,000 लेके जा। क्यों, एजेंट के साथ का जो लायबिलिटी था, कॉन्ट्रैक्ट था, वह सेट ऑफ करने के बाद
प्रिंसिपल को पे करेगा 232। जब अगेन 233 में बोला है थर्ड पार्टी को मालूम पड़ेगा ये तो दूसरे के दिया कॉन्टेक्ट में एंटर हुआ है, तो बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट दोनों में से एक को दोनों पे स्यू कर सकते हैं रिस्पेक्टिव पोर्शन। 234 में कॉन्टेक्ट करने के टाइम ही इंटेंशन ही बता दिया था, पर्सनल स्किन इन्वॉल्व, मैं लायबल हूं प्रिंसिपल नहीं, तो एजेंट पे स्यू हो सकता है। प्रिंसिपल ने बता दिया एजेंट तो इनकॉम्पिटेंट है, वो कुछ नहीं लायबल है, मैं लायबल हूं, तो सिर्फ प्रिंसिपल को। इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या बताया था, अकॉर्डिंगली आइदर प्रिंसिपल और एजेंट। 33 में बोथ एंड 34 में आइदर प्रिंसिपल और एजेंट पे स्यू हो सकता है। नाउ टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी। टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी में म्यूचुअल एग्रीमेंट से दोनों प्रिंसिपल एजेंट वो अपने रिलेशन का एंड ला सकते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन क्या है आपको, रिवोकेशन एंड रिन्यूशिएशन 203 204। प्रिंसिपल ने बोला था 5 साल के लिए मुझे, मैं आपको एक काम दे रहा हूं, 3 साल के बाद वापस ले रहा है, प्रिंसिपल कैंसिल कर रहा है तो रिवोकेशन है, एजेंट कैंसिल कर रहा है तो रिन्यूशिएशन। कोई भी काम प्रिंसिपल ने दिया है, एजेंट ने अभी किया हुआ ही नहीं है और कैंसिल कर रहे हैं तो 203। पार्टली किया है, रिमेनिंग काम कैंसिल कर रहे हैं तो 204। प्रिंसिपल की ओर से कैंसिल रिवोकेशन, एजेंट की ओर से कैंसिल तो रिन्यूशिएशन। उसके जनरल कॉमन पॉइंट्स है 205, 206, 207 एंड 208। 205 में विदाउट सफिशिएंट कोज जो कैंसिल कर रहा है, डिफॉल्टिंग पार्टी, एजेंट रिन्यूशिएट कर रहा है तो वो डिफॉल्टिंग, प्रिंसिपल रिवोक कर रहा है तो वो डिफॉल्टिंग। डिफॉल्टिंग पार्टी सामने वाले पार्टी को, अग्रीड पार्टी को कंपेंसेशन पे करेगी 205। कभी भी कैंसिल करने से पहले प्रॉपर टाइम नोटिस देना है 206। रिवोकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, बोल के चल भाई तुझे ये काम नहीं करना है, और इंप्लाइड भी हो सकता है, वही एजेंसी में दूसरे बंदे को आपके पास में दे दिया, अब टारगेट ही पूरा नहीं कर रहे, इंप्लाइड हो गया। 5, 6, 7 एंड 8। कोई भी रिवोकेशन रिन्यूशिएशन कब वैलिड होगा, रेगुलरली आप मेरे बिहाफ से समोसा लेके आ ही रहे थे, आज मैंने आपको मना बोल दिया, आप आज से नहीं, तो थर्ड पार्टी मुझ पे स्यू कर सकती है, हाँ कर सकती है। मुझे दुकान वाले को बताना है कि अभी मैंने ये अथॉरिटी रिवोक कर दी है, लाइक पार्टनर्स विद पब्लिक नॉलेज। वैसे कोई भी एजेंसी कब इफेक्ट होगी, जब उसका रिवोकेशन थर्ड पार्टी को बताया जाएगा। उसके बाद है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी पेडीडा। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करके जो बोला था 3 साल में काम करना था वो आपने कर दिया, उससे पहले पूरा कर दिया। पीरियड के लिए 2 साल के लिए एजेंसी दिया था, टाइम खत्म हो गया, परफॉर्मेंस है, एक्सपायरी ऑफ द टाइम है, डेथ है दोनों में से किसी का, इंसेनिटी है दोनों में से किसी का, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, प्रिंसिपल एंड एजेंट है अलियन एनिमी हो गए, दुश्मन देश के नागरिक हो गए, तो वह एजेंसी का टर्मिनेशन हो जाएगा। 2034 हमने रिवोकेशन में देखा था, यहाँ पे इररिवोकेबल एजेंसी 202। इररिवोकेबल एजेंसी यानी जहां कपल्ड विथ इंटरेस्ट, एजेंट का अपना हित है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में है। आप मुझसे 10 लाख मांग रहे थे, मैंने बोला मेरी जमीन बेच दो, जो मनी आया उसका 10 लाख ले लेना, बाद में मुझे दे देना, वो मैंने आपको एग्रीमेंट करके अपॉइंट किया हुआ था। और 2 दिन के बाद बोलूंगा चलो भाई अभी ये नहीं बेचना है, मैं रिवोक कर रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये इररिवोकेबल एजेंसी है जहां पे आपको अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ऐसी एजेंसी कैंसिल नहीं हो सकती, उसको इररिवोकेबल एजेंसी माना जाता है। ये टॉप यूनिट है, मिनिमम 4-5 बार सुनोगे तभी आप लिख पाओगे। थैंक यू वेरी मच।